एक क्वेश्चन पूछे, आप कहोगे क्यों? मम्मी बाहर जाना है, क्यों? दोस्त के पास जा रहा हूं मिलने, क्यों? आज रिलेटिव के यहां जाना है, क्यों? हेलो एवरीवन। रोजमर्रा के इन छोटे छोटे क्यों से कभी कभी क्या होता है कि बड़ा इरिटेशन होता है। जब देखो तब क्यों, कब, कैसे, कहां, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। आप सोच रहे होगे सर आज ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों, कब, कैसे, कहां, इन क्वेश्चंस की बात क्यों कर रहे हैं? आज हम कुछ ऐसे ही क्यों वाले क्वेश्चंस को लेकर, केमिस्ट्री में क्यों वाले क्वेश्चंस को लेकर आज हम आपके सामने एक बार फिर से आए हैं। आप देखिए जरा कि कौन कौन से केमिस्ट्री के ऐसे चैप्टर हैं जहां पर ये क्यों वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिनको हम लोग अपने क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते हैं गिव रीजंस। तो जैसे आपने मेरा ऑब्जर्वेशन वाला वीडियो देखा जो हमने चैप्टर वाइज, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में चैप्टर वाइज निकालना आसान होता है, लेकिन अगर हम इस गिव रीजन या क्यों वाले पार्ट की बात करें तो चैप्टर वाइज तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमने क्या किया कि कुछ बोर्ड में जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड गिव रीजंस हैं उनका एक कलेक्शन बना लिया है जो हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग गिव रीजन बेस्ड क्वेश्चन, गिव रीजंस। कोशिश तो करी है हमने कि ऑलमोस्ट सारे ही कवर कर लें जितने भी आपके उसमें आए हैं बोर्ड एग्जाम में। देखते हैं अगर चैप्टर वाइज कुछ छूट रहा है, चैप्टर देखेंगे, अगर उसमें कुछ लगा कि हाँ भाई कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं तो पार्ट 2 बना के हम चैप्टर वाइज भी एक आपका ऑब्जर्वेशन, अगर हमें लगा कि कुछ छूट रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो इसी गिव रीजन वाले पहले पार्ट में हम आते हैं। जो जितने भी हमने अभी आपसे क्या बोला कि हमने सारे क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम से लिए हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिन पर बेस्ड जो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। तो जब वो कॉन्सेप्ट आएंगे हम आपको याद दिलाते, क्योंकि हमने जितने भी अपने वीडियोस बनाए हैं ऑलमोस्ट सब में हमने वो चीजें कवर कर दी हैं, लेकिन यहां पर गिव रीजन में वो पर्टिकुलर, जब पर्टिकुलर टॉपिक की बात आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम यहां पर रिपीट करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये चीज हमको याद करनी है। वो चैप्टर वाइज नहीं, वो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज ही समझ लेना। पहला हम गिव रीजन लेकर चलते हैं कि जिंक ऑक्साइड, क्योंकि जब गिव रीजन वाले क्वेश्चन एक संग आ जाते हैं 5 तो बच्चा थोड़ा सोचता है कि अरे यार ये इस क्वेश्चन से, ये इस चैप्टर से, ये उस चैप्टर से। तो बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो हम आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताएंगे, उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप अपने आंसर बड़े आराम से दे लोगे। जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाय या रिड्यूस्ड टू जिंक बाय कार्बन, but aluminium oxide is reduced to aluminium by electrolysis। अब देखो, अगर आपने मेरे इलेक्ट्रोलिसिस वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोलिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। बिना ऑक्साइड फॉर्मेशन के आप मेटलर्जी नहीं कंप्लीट कर सकते। अब जब ऑक्साइड फॉर्म हो गया तो हमें उस ऑक्सीजन को रिमूव करना होगा, तभी हमारा जाके वो पर्टिकुलर मेटल मिलेगा। तो इस कैटेगरी में हम लोगों ने क्या किया था कि अपनी एक्टिविटी सीरीज बनाई थी जिसमें हम लोगों ने देखा था, वो हम पहले कवर कर चुके हैं इसलिए उतना डिटेलिंग इसकी नहीं करेंगे, कि K से लेके Al तक तो हम इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते थे, Zn से Cu तक हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते थे, रिड्यूसिंग एजेंट, और Hg और Ag के जो ऑक्साइड हैं उनका हम करते थे थर्मल डिकॉम्पोजिशन। अब वहां पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने इनके रीजन भी बताए थे कि पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक के ऑक्साइड जो हैं उनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो वो आपके एक स्टेबल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। फिर ये लेस स्टेबल होते हैं,
लेस एफिनिटी और ये लीस्ट स्टेबल होते हैं। हमने बोला भी था आपसे कि यहां पे आप एडजेक्टिव की डिग्रीज चेंज करते जाना, आपके आंसर मिल जाएंगे। तो अब यहां पर हमारा आंसर क्या हुआ कि बिकॉज zinc has less affinity for oxygen, so it forms less stable oxide. But aluminium has a strong affinity for oxygen, so its oxide is highly stable। बस छोटा सा, क्योंकि अब यहां पे क्या था, यहां पे आपका ये फंडा तैयार था, आपने फटाक से इसका आंसर लिख दिया। तो ये हो गया हम लोग का पहला गिव रीजन। अब जरा हम दूसरे गिव रीजन की बात करते हैं। हमने पहले ही बोला कि सारे गिव रीजन यहां हमने वो इंपॉर्टेंट वाले ही सिलेक्ट किए हैं। दूसरा क्या है आपका, लेकिन होता क्या है कि वहां पर छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से नंबर कट जाते हैं बच्चों के, कि कार्बन टेट्राक्लोराइड बीइंग a liquid is non-electrolyte। अब यहां पे भी अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस वाले कॉन्सेप्ट को देखो तो वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट होते थे वो होता था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेड अप ऑफ आयंस, वीक इलेक्ट्रोलाइट आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट मेड अप ऑफ, वेरी गुड, मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर सिंपल सी बात क्या हो गई, कार्बन टेट्राक्लोराइड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए क्या होना चाहिए, फ्री आयंस का होना जरूरी है। तो इसका मतलब जब इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली, सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। बस सिंपल सा आपका आंसर हो गया। यहां पर क्या हुआ कि बिकॉज CCl4, जरा इसको कलर्ड कर देते हैं थोड़ा सा, बिकॉज CCl4 इज made up of molecules only, so due to absence of free ions। अब जितने भी कीटम थे वो हमने सारे यहां पे डाल दिए। यहां पर एक चीज आप और कर सकते हो कि also it is a covalent compound। ये ऑप्शनल है, मेन आपको फोकस करना है ये जो हमने रेड से लिखा है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड is made up of, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली, सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। ये आपका की टर्म है, एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। तीसरे उसमें आते हैं, ड्यूरिंग, अब कुछ चैप्टर वाइज हैं क्योंकि ये हमने सब बोर्ड वाले एग्जाम से लिए, तो वहां सारे चैप्टर के एक संग तो आते नहीं है, अलग अलग चैप्टर से, वो तो सारी चीजें एकदम से दिमाग में दौड़ानी पड़ती है कि कहां से कहां हम ले लें, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड, सारे ही गिव रीजन आपके इंपॉर्टेंट हैं, हमने इंपॉर्टेंट वाले ही सिलेक्ट किए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड, इनर्ट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। भाई चैप्टर में क्या होता है, बहुत लंबा हो जाता है, जब स्पेसिफिक कर दो कि गिव रीजंस तो आप थोड़ा इनको ज्यादा अच्छे से ध्यान रखोगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन लेड ब्रोमाइड किया था, हम लोगों ने देखा था वहां पे हमने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज किया था जो कि इनर्ट होता था। व्हाई? बिकॉज इट रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय रिएक्टिव ब्रोमीन वेपर्स। अब मान लो हमने यहां पर कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लगा दिया
जो कि एक्टिव है, तो एक्टिव है और ब्रोमीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो जाके उस एक्टिव इलेक्ट्रोड से रिएक्शन कर लेगी। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाने का पर्पस हमारा यही था कि बिकॉज इट रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय रिएक्टिव ब्रोमीन वेपर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि बिकॉज इट remains unaffected by reactive bromine vapors। आप कहोगे यहां सर ने कुछ रेड से नहीं किया, तो रेड थोड़ा हल्का पड़ जाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे। इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय रिएक्टिव ब्रोमीन वेपर्स, रिएक्शन हमारी रुक जाएगी। तो हमने ये देख लिया कि हमारा एक ऑब्जर्वेशन ये हो गया। अब अगला ऑब्जर्वेशन हम बार बार यही कहेंगे कि हम किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए ये नहीं कहेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सारे इंपॉर्टेंट वाले ही लिए हैं। यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, इसमें भी हम लोगों ने 2 की टर्म्स देखे थे, उन पे मार्क्स दिए थे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो यहां पर आपको ध्यान देना है कि बच्चा क्या करता है, अगर उसको आंसर मालूम भी है, केवल एसिटिक एसिड के लिख देता है, तो वो भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे उन्होंने आपसे 2 के कंपैरिजन में पूछा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड वर्सेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको अपने आंसर में दोनों को मेंशन करना है। अब एसिटिक एसिड हमें मालूम है वीक एसिड होता है विच हैज लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। सल्फ्यूरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है विच हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक H+ आयन। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कि बिकॉज यहां पर एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के संग स्ट्रॉन्ग और वीक, मतलब वीक और स्ट्रॉन्ग लिखना, और उसके संग उनके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन को लिखना जरूरी है। तो बिकॉज एसिटिक एसिड इज weak acid, so it has less concentration of पर स्ट्रेंथ को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन से ही तो मेजर करते हैं, तो इसका लेस H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। बट अब ध्यान रखना आप, इसीलिए हम इसको यहां पर थोड़ा आउट ऑफ लीक जाके कैपिटल से लिख रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। बट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने ये 2 टर्म देखे थे बस, वीक एसिड और लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक H+ आयन। इज strong acid, so it has high concentration of H+ आयन। तो ये हम लोग का 4 हो गए गिव रीजन। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। बेसिक चीज जो है, अगर इस टाइप कोई कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो आप उनको भी याद रखो। कहीं कहीं पर अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग की एक्टिविटी सीरीज और भी यूज हुई है, तो हम लोग उसका भी यूज करेंगे, वहां पर कैसे यूज करेंगे वो भी देखेंगे। तो थोड़े से, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, लिखना ज्यादा है, तो इसलिए स्पेस बनाते चले, आप ध्यान से नोट करते चलना सब कुछ। अब हम लोग अपने 5th ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। अब 5th ऑब्जर्वेशन भी हमने बताया था आपको अपने इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten lead bromide is an example of redox reaction। अगर आपको ध्यान हो तो यहां भी हमने कहा था कि बच्चा क्या करता है, रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिख देता है, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। आपको नो डाउट अगर वो आपसे कहें कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, आपका आंसर सही है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इस रिडॉक्स रिएक्शन को जोड़ दिया है किसके संग, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड के संग। तो आपको ये चीज बतानी होगी कि कहां पर एनोड, मतलब किस इलेक्ट्रोड पर
ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है और किस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है और किस कंपाउंड का हो रहा है, हमें वो चीज यहां पर देनी है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका कि बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ, अब ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, यहां पे ब्रोमीन जा रही है तो ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमीन एट एनोड एंड reduction of lead at cathode takes place simultaneously। तो अब यहां पर क्या हो गया आपका कि ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमीन, अब ध्यान रखना ब्रोमीन नॉट ब्रोमाइड, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन के बाद बनता है, एट एनोड एंड रिडक्शन ऑफ लेड एट कैथोड। ये यहां का की टर्म हो गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमीन एट एनोड एंड रिडक्शन ऑफ लेड एट कैथोड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब हम अपने नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब आप देखोगे यहां पर कि चैप्टर वाइज यहां पर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं, आपको सारे चैप्टर के जितने जितने कॉन्सेप्ट है सारे के सारे जो है आपको एक संग दिमाग में दौड़ाने हैं। इसीलिए हमने कहा कि चैप्टर में पता चला आप भूल जाओ तो इसको एक स्पेसिफिक बना लेते हैं वीडियो छोटा सा गिव रीजन करके। फिर यहां पे 6 में आता है कि सोडियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन molten state और इन एक्वस सॉल्यूशन। ये भी बात सही है, ये भी आप देखो कि हम यहां पर समझ लो सोडियम क्लोराइड को उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट लिया, एंड इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन। अब दिमाग में आएगा क्यों, तो क्यों के लिए क्या करेंगे हमने जब मेरा इलेक्ट्रोलिसिस वाला वीडियो देखो आप, वहां पे हमने इस चीज को बहुत डिटेल में बताया है आपको कि कोई भी हम सॉल्ट ले रहे हैं, वो सॉल्ट, अब सोडियम लिया क्लोरीन लिया, इट इज मेड अप ऑफ Na+ and Cl-, both are ions and ions are held together by strong electrostatic force of attraction। तो in solid state electrostatic force of attraction cannot be broken, but when you will take it in molten state or in aqueous solution, electrostatic force of attraction becomes feeble and the ions become free। तो यहां पे क्या होगा, आंसर क्या होगा कि in solid state of sodium chloride ions are held together by, ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के अपोजिट होते हैं। ऑब्जर्वेशन में तो आप सिंपल से सिंगल टर्म लिख दो, नंबर मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर आपको वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक की टर्म्स लिखने होते हैं। हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction, so no free ions। केवल आयंस नहीं लिखना, यहां पे अक्सर गलती क्या होती है, हम लोग देखते हैं बच्चा लिख देता फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट में कहीं नहीं देना है। सो नो फ्री आयंस आर प्रेजेंट in solid state but अब यहां भी देखो आपका सॉलिड स्टेट दिया हुआ है और मोल्टन और एक्वस दिया हुआ है, तो दोनों को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। बट इन एक्वस और मोल्टन सॉल्यूशन electrostatic force of attraction overcomes and ions become free। मेन प्रॉब्लम गिव रीजन में हम लोग देखते हैं वो पर्टिकुलर की टर्म्स नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम इसको यहां पर हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट गिव रीजन।
उसके बाद आपका आता है कि 7th। अब आप देख रहे हो ना, यहां पर कोई पर्टिकुलर चैप्टर वाइज नहीं है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे बोर्ड वाले क्वेश्चन है तो हमने सब एक जगह उनको इकट्ठा कर लिया है। अब यहां पर क्या है कि इन, ये भी हम कवर कर चुके हैं बहुत डिटेल में, कि इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल बाय सिल्वर सोडियम argentocyanide is preferred to silver nitrate। अब यहां भी हमने पहले भी आपको बताया था कि नो डाउट सिल्वर नाइट्रेट इज एन एक्सेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप इसको एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे और करंट पास करोगे तो इट विल डिसोशिएट क्विकली। तो क्विकली डिसोसिएशन की वजह से क्या होगा कि जिस भी आर्टिकल पर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो वहां पे आयंस का डिपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म और स्मूथ नहीं होगा। यहां पर सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड का, जो हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड लेते हैं, इसका डीकंपोजिशन थोड़ा सा अबिट स्लो होता है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म एंड इवन डिपोजिशन होता है। तो यहां पे आप देखो, ध्यान दो, दो कीटम आ गए। पहली चीज तो इसका आप फास्ट डिसोसिएशन, uneven and rough deposition of ion, slow dissociation, so even and smooth deposition of ions, ये दो कीटम आपको अपने लेने हैं। तो आप यहां पर आंसर में क्या करोगे कि बिकॉज AgNO3 dissociates quickly, so uneven and rough deposition of ions takes place। अब आप ध्यान दो, यहां पे सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड भी है और सिल्वर नाइट्रेट भी है, तो हम लोग बट यूज करेंगे, जो हम लीक से हटकर कैपिटल में लिखेंगे। बट आपका क्या है कि सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड dissociates slowly, so even and smooth deposition of ions takes place। अब आप कहोगे सर ने यहां पर कीटम तो कहीं कुछ लिखे नहीं, तो AgNO3 dissociates quickly, uneven and rough deposition of ions, sodium argentocyanide dissociates slowly, so even and smooth deposition of ions takes place। तो ये हो गया इसका कीटम। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आपका कंफ्यूजन भी खत्म हो रहा होगा कि व्हाट टू राइट इन गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं हम लोग, जहां पर ये हो गया हम लोग का, बार बार हम आपसे कहेंगे चैप्टर वाइज नहीं है, कहीं से भी हैफेजर्ड उठा के दे दिए इन्होंने। अब आप ले लो नेक्स्ट, आ जाओ 8 उस पे। ऑल्दो अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको भी हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के उससे अपने इलेक्ट्रोलिसिस वाले वीडियो में कवर किया है। ऑल्दो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर बट, मतलब बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन होता क्या है कि इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब आप देखो, कॉपर हमारा मेटल है और फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि मेटल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है दैट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। केवल एक ही इकलौता है जिसमें आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स का यूज करोगे, बाकी कहीं में नहीं। और हमको चाहिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट,
तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि इसमें हमको जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो यहां पर क्या हुआ आपका कि बिकॉज इन कॉपर इलेक्ट्रिकल conductivity is due to free electrons। ध्यान रखना केवल कॉपर वाले में ही आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रेफरेंस देना है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है कि वहां पे फ्री आयंस होने चाहिए। सो नो फ्री आयंस आर प्रेजेंट। तो यहां पे फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉपर एक अच्छा गुड कंडक्टर होने के बाद भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब हम जरा अपने नेक्स्ट वाले पे आते हैं। ये है आपका Y, नंबर ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। नंबर ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, अब देखो सारे चैप्टर आपके रिवाइज होते जा रहे होंगे। Why number of graphite electrodes are used in electrolysis of molten alumina। भाई जब उसका हम वो करते थे तो आपने देखा था डायग्राम बना के मल्टीपल ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लगाए थे हमने, जिसका पर्पस क्या था कि मान लो एक इलेक्ट्रोड आपका ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको रुकना तो है नहीं, तो अगर एक भी आपका इलेक्ट्रोड आपका कार्बन से मतलब ऑक्सीजन का डिपोजिशन होगा, उससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो बर्न करेगा या उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर हम सिंगल लेंगे तो मतलब हमारा प्रोसेस रुक जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल लगा देते हैं कि एक अगर खराब हुआ तो हम उसको रिप्लेस करेंगे, बाकी से हमारा काम चलता रहेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। यहां पे टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, या इस ऑक्सीडेशन की जगह पर आप टर्म यूज कर सकते हो बर्निंग ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स लेंगे, तो अगर एक इलेक्ट्रोड हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है या वो बर्न करने लग रहा है, हम उसको निकालेंगे, बाकी इलेक्ट्रोड हमारा कंटिन्यूएशन में काम करते रहेंगे, और हमारा जो है नंबर ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स यहां पर हम इनको यूज कर देंगे। अब नेक्स्ट आ गया कि पाउडर्ड कोक इज स्प्रिंकल ओवर इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। तो यहां पर सेम आपका, अगर आप मेरा वीडियो देखो ध्यान से तो वहां पर यही चीज है, दोनों में हमने आपको सेम चीज बताई थी कि पाउडर्ड कोक इज स्प्रिंकल्ड ओवर इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। तो यहां पर नो डाउट यहां भी हम ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे, लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो यहां पे हमने दो चीजें बताई थी कि एक तो हम क्या करते हैं, हमको उसके अंदर एल्यूमिना चाहिए था मोल्टन स्टेट में, ऊपर से अगर खुला हुआ है तो सारी की सारी हीट जो है उसका हीट लॉस हो जाएगा बाय रेडिएशन। लेकिन हमने क्या किया, पाउडर कोक स्प्रिंकल कर दी विच इज नॉन कंडक्टर, तो क्या होगा कि हीट जो भी है वो आपकी अंदर ट्रैप्ड रहेगी और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन स्टेट में रहेगा। तो यहां पर हमको इसके आंसर में दो चीजें लिखनी होंगी। पहली चीज टू प्रिवेंट बर्निंग ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, पहली चीज तो हो गई आपकी ये, और दूसरा एक तो बर्निंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को, दूसरी चीज टू प्रिवेंट हीट लॉस बाय रेडिएशन, ताकि जो है हीट का लॉस ना होने पाए।
तो पहली चीज क्या हो गई हम लोग की, टू प्रिवेंट बर्निंग ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। अगेन बर्निंग की जगह पे आप टर्म ऑक्सीडेशन भी यूज कर सकते हो। तो टू प्रिवेंट बर्निंग ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड या टू प्रिवेंट बर्निंग ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ये हमारा नेक्स्ट वो हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन आपका हो गया इलेक्ट्रोलिसिस से। अब इसके बाद तुरंत देखना आप नाइट्रिक एसिड से आ गया। तो जब भी आप देखोगे बोर्ड में गिव रीजन वाले क्वेश्चन है वो एक ही चैप्टर से लगातार नहीं आएंगे। तो अब यहां पर क्या हुआ कि नाइट्रिक एसिड इज अ टिपिकल एसिड, ये भी हमने आपको समझाया था, टिपिकल एसिड बट नॉट सो इन इट्स रिएक्शन विद मेटल। अब यहां पे आप ध्यान दो, हम लोगों ने देखा था कि मेटल की जब भी हम किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, बट नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहां पर हम क्या करते थे, लेकिन यहां पर क्या था कि बहुत अच्छा एसिड है, लेकिन जब हम मेटल के संग उसकी रिएक्शन की बात करेंगे तो ये एसिड की प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। लेकिन केवल दो मेटल मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये भी हमने आपको बताया था कि वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेंगे कैसे, कोल्ड वेरी डाइल्यूट 1%, और फिर वो लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन गैस को। तो इसीलिए ये जो है टिपिकल एसिड होते हुए भी मेटल के संग रिएक्शन के लिए क्या होता है कि ये अपनी एसिड की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि HNO3 डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद एसिड, विद मेटल। अब ये नहीं कि इतना लिख के छोड़ दिया, बट only magnesium and manganese gives hydrogen gas with cold। अब देखो आप यहां पे कि ये नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में देखे थे तो सीधे एसिड डाला, मेटल मिलाया और हाइड्रोजन निकल गई। लेकिन यहां क्या करना होगा, विद कोल्ड वेरी डाइल्यूट 1% नाइट्रिक एसिड। और ये अक्सर जब आता है आपका करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में, बच्चा बस यही चीज नहीं मेंशन करता है कि कोल्ड वेरी डाइल्यूट 1% नाइट्रिक एसिड। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नाइट्रिक एसिड लिबरेट्स हाइड्रोजन विद मैग्नीशियम, तो आपको वहां क्या करना है, कोल्ड वेरी डाइल्यूट एंड 1% नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारा अब अगला ऑब्जर्वेशन हो गया। अब फिर से एक बेसिकली क्या होता है कि जब गिव रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर एक एक दो दो करके वो जो है एक पर्टिकुलर चैप्टर से एक संग दे देते हैं। तो अब यहां पर नेक्स्ट नंबर कौन सा है आपका, 11। अब क्या हो गया कि नाइट्रिक एसिड टर्न्स येलो आफ्टर सम टाइम। अब यहां भी हमने आपसे कहा था कि आफ्टर सम टाइम, यहां भी हमने आपसे कहा था कि दो की टर्म आपको ध्यान रखने हैं कि ये पहली चीज तो अनस्टेबल होता है इवन एट डिकम्पोज एट रूम टेम्परेचर। आफ्टर डिकम्पोजिशन इट गिव्स रेडिश ब्राउन NO2 गैस which further dissolves in, तो reddish brown NO2 gas and further dissolves, these are the key terms जो आपको अपने रीजनिंग में लिखने हैं। तो यहां पे क्या होगा, आंसर क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड इज अनस्टेबल एसिड which even decomposes at room temperature, यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी डिकम्पोज हो जाता है। आफ्टर डिकम्पोजिशन इट गिव्स, अब देखो आप बारी आ गई की टर्म की, इट गिव्स रेडिश ब्राउन NO2 गैस which
which further dissolves। अब ध्यान देना आप, हम रेड से लिख रहे हैं, dissolves in nitric acid to impart it yellow color। हमने सोचा पूरे बोर्ड में लिखने पर हो सकता है बीच में आ रहा हूं आपको ना दिखाई दे, तो हम एक एक क्वेश्चन ही कवर करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट, कि जब हम नाइट्रिक एसिड को काफी लंबे समय तक रख देते हैं तो ये क्या होता है, आपका क्या हो जाता है, येलो हो जाता है आफ्टर सम टाइम। अब हम अपने नेक्स्ट उस पे आते हैं 12 पर। अब ये भी बहुत सिंपल है कि ऑल ग्लास apparatus are used in lab preparation of nitric acid। यहां भी आपको ध्यान रखना है क्या होगा इसका आंसर, कि बिकॉज नाइट्रिक एसिड, अब आप ध्यान दो, चल गया मेरा रेड पेन, वेपर्स, नाइट्रिक एसिड वेपर्स आर highly corrosive in nature। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। देखो नाइट्रिक एसिड जो है वो तो आप ले ही रहे हो, तो ये तो आपका, इसीलिए हमने इसको रेड से नहीं करा। नाइट्रिक एसिड वेपर्स आर हाईली कोरेसिव इन नेचर। अगर आप याद हो तो हम लोग जो वो टिल्टेड वाला रिटॉर्ट लिया था, वहां पे पहले वेपर्स बनते थे, फिर हम उसको ऊपर ठंडा पानी डालते थे तो वो कंडेंस होके लिक्विड HNO3 में कन्वर्ट होता था। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया। अब इसके बाद बस इसमें ध्यान रखना है आपको, ये चैप्टर वाइज नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन वाइज नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट उस पे आते हैं 13 पर। वो क्या है आपका कि कॉन्क H2SO4। अब ये भी देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर बेस है, कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तो आप लिख लोगे। इज यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट इन लैब प्रिपरेशन ऑफ HCl। in lab preparation of HCl। अब यहां भी देखो ड्राइंग एजेंट यूज करने के लिए फंडा हमने क्या बता दी, हमने HCl में बताई, आपको अमोनिया में भी बताई कि नेचर ऑफ ड्राइंग एजेंट एंड गैस शुड बी सेम। लेकिन ये चीज लिखनी नहीं है आपको, वो नेचर मेंशन करना है। और नेचर सेम क्यों लेते हैं हम, ताकि दोनों ड्राइंग एजेंट और गैसेस आपस में रिएक्शन ना करें। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कि कॉन्क H2SO4 is acidic in nature and HCl gas is also acidic in nature। हमने उस समय भी आपको बताया था कि हम लोगों ने यही की टर्म ढूंढे थे, एसिडिक इन नेचर। अब देखो दोनों का नेचर हो गया। अब दोनों का नेचर सेम होने से क्या होगा कि दे विल नॉट रिएक्ट। दोनों नेचर डिफरेंट होगा तो आपका दे विल रिएक्ट, वो चीज मेंशन करनी है। सो दे विल नॉट रिएक्ट, क्योंकि अगर हमने डिफरेंट नेचर ले लिया, रिएक्ट कर गए तो सॉल्ट बन गया, पता चला हम, मेरा पर्पस है ड्राई कराना, पता चला हमको नया प्रोडक्ट ही मिल जा रहा है, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, विच इलेक्ट्रोड। अब ये भी आपका सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। विच इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड एंड, आपको सर ये वाई गिव रीजन तो है नहीं, ये देखो ये गिव रीजन ही है। तो विच इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड एंड वाई। तो अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस वाला बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो तो वहां पे हमने आपको कहा था एनोड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैथोड इज अ रिड्यूसिंग, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एनोड पर ऑक्सीडाइजिंग, कैथोड, अब ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, क्योंकि वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आंसर में क्या होगा कि एनोड
is oxidizing electrode। अब आ गया why, तो इसीलिए हमने इसको गिव रीजन में शामिल कर लिया था। ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। एनोड अपना इलेक्ट्रॉन, एनोड हम लोग देखा था जो भी एक्टिव मेटल लिया वो इलेक्ट्रॉन लूज करता था, तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एनोड जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड होता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, मतलब अभी सॉरी हमने वो चैप्टर कंसीडर नहीं, मतलब करा नहीं है, नहीं करा है, केमिकल बॉन्डिंग। उसमें देखा था इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, उनमें कंपैरिजन होता था। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की स्टेट हम लोगों ने सॉलिड देखी थी, कोवैलेंट की लिक्विड गैसेस और सॉफ्ट सॉलिड देखा था। वो चीज वो रीजनिंग में पूछ लेते हैं। क्या पूछा उन्होंने अगला क्वेश्चन की कोवैलेंट कंपाउंड्स आर लिक्विड गैसेस और सॉफ्ट सॉलिड्स। वाई? तो अब यहां पे हमको इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखने होंगे कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स, और जो कोवैलेंट का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो वो किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए होंगे, जिसको हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पे आपका होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर सिंपल सा आप आंसर लिखोगे कि बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। देखो ना, कोई गिव रीजन आपके बहुत छोटे से होते हैं, केवल की टर्म उसमें लिखना होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स आर held together, और यही अगर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट में आ जाए तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर देना। held together by weak van der Waal force of attraction, कि उनमें वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस वजह से क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड आपके सॉफ्ट सॉलिड या लिक्विड या गैसीय स्टेट में होते हैं। यही चीज अगर आपकी इलेक्ट्रोवैलेंट में पूछी जाती है तो आपका सिंपल आंसर क्या होता है कि आयंस आर हेल्ड टुगेदर, क्योंकि उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। तो आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे एग्जिस्ट एज अ सॉलिड ओनली। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, अगला गिव रीजन क्या है हम लोगों का कि एल्कली मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होते हैं? अब एल्कली मेटल्स, एक क्वेश्चन ये भी आता है मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों में डिफरेंस आप समझिएगा। एल्कली मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अगर हम आपसे पूछे एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, आप कहोगे सर ग्रुप 1A के। हम कहेंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आप कहोगे 1 इलेक्ट्रॉन। हम कहेंगे उनकी टेंडेंसी क्या होगी, आप कहोगे वो लूज करते हैं। बस खत्म हो गया कि एल्कली मेटल्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दे लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कि एल्कली मेटल्स हैव 1 valence electron, so they lose it easily। मतलब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से निकाल देते हैं। अब यहां पर ये तो हो गया कि हाँ भाई आपका आंसर हो गया कि भाई इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अगर आपको यहां पर बहुत बढ़िया सा आंसर देना है तो यहां पर आप अपने पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स लगाकर उसको आंसर दे सकते हो। भाई देखो एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनका साइज होता है बड़ा। अब साइज बड़ा होगा तो सेंटर से न्यूक्लियस तक की जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वो बहुत कम होगी। जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगी तो वो क्या करेंगे, और उनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो बहुत लो होता है। तो साइज बड़ा हुआ, हल्की सी एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो यहां पर क्या होगा,
आप ये भी लिख सकते हो कि दे हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड लार्ज एटॉमिक साइज। लेकिन आप यहां पर रीजन कोई भी देना, चाहे ये वाला देना चाहे ये वाला देना, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजिली जरूर लिख देना। सो दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजिली। तो ये हम लोग का एक गिव रीजन और हो गया। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं, सॉरी, नेक्स्ट पे आते हैं। वो है आपका HCl गैस कैन नॉट बी ड्राइड। अब देखो क्वेश्चन सेम था, अब सारे बोर्ड क्वेश्चन है, एक बार वो पूछ लिया एक बार ये पूछ लिया। HCl गैस कैन नॉट बी ड्राइड ओवर सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी ड्राइड ओवर क्विक लाइम। क्विक लाइम भाई एक बार उन्होंने पूछ लिया कि कौन का H2SO4 क्यों यूज करते हैं, अब यहां पे ये पूछ लिया कि क्विक लाइम क्यों नहीं यूज करते, बात एक ही हो गई। तो अब यहां भी आपका ड्राइंग एजेंट वाला कॉन्सेप्ट आया है, तो आप क्या करोगे, दोनों के रीजन लिखोगे, सॉरी दोनों का नेचर लिखोगे, फिर वो रिएक्ट करते हैं नहीं रिएक्ट करते हैं वो लिख दोगे। तो आपका यहां क्या हो गया कि HCl गैस इज एसिडिक इन नेचर। अरे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हो गई कि हमने इसको हाईलाइट नहीं किया। एसिडिक इन नेचर बट क्विक लाइम इज बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, सो they will react together। बस तीनों की टर्म आपने एक संग उठा के लिख दिए और आपके मार्क्स मिल गए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इसको हटाते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का नेक्स्ट एक और, अब हम बार बार इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि बार बार बोलने से उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है, हमने इंपॉर्टेंट सारे छाटे ही हैं अलग से। तो अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड in lab preparation of नाइट्रिक एसिड। मतलब ये हमने सिंबल में लिख दिया वो पूरा सिंबल उसमें। अब अमोनियम नाइट्रेट, सिंपल सा रीजन क्या था कि अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव इन नेचर होते हैं आपके। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा कि अमोनियम नाइट्रेट इज एक्सप्लोजिव इन नेचर, यानी कि ये नेचर में आपके एक्सप्लोजिव होते हैं। तो हम उसको लैब में यूज कर रहे हैं, पता चला कोई गया और एक्सप्लोड हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि वाई। अब यहां भी ध्यान देना आप, अमोनिया गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, कि हम इसका वाटर पे कलेक्शन। तो यहां भी हमने आपको बताया था कि वेदर इट इज अमोनिया गैस और HCl गैस, रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी of these gases in water always write highly soluble in water। तो यहां पे आपका क्या आंसर हो जाएगा कि अमोनिया गैस इज, चलाते हैं अपना रेड पेन, हाईली सॉलेबल इन वाटर, कि अमोनिया गैस जो है वाटर में हाईली सॉलेबल होती है, इसलिए इसको हम वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं करते हैं। अब ऊपर वाले क्वेश्चन हटा देते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी केमिकल बॉन्डिंग में हमने कंसीडर किया है। अगला क्वेश्चन हम क्या लेके चले हैं, अगला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं कि HCl इज अ पोलर कोवेलेंट, ये कई बार क्वेश्चन आया है, पोलर
कोवेलेंट कंपाउंड। इवन ये क्वेश्चन आपका जो है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट भी आ चुका है कि HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। करेक्ट करना है तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, HCl इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो जितने भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें अगर आपको ध्यान हो तो हमने कहा था उनमें एक तो चार्ज सेपरेशन होता है, चार्ज सेपरेशन होता है। और चार्ज सेपरेशन क्यों होता है? क्योंकि उनमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। भाई हमने ये H लिया, ये Cl लिया, यहां पर क्या है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ये पूरा पूरा तो इसको देगा नहीं, वरना इसका तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका इससे पूरी तरह से लॉस नहीं हुआ, पार्शियल लॉस हुआ। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स ओवर हाइड्रोजन एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप्स ओवर। और यही चीज आपकी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में होनी चाहिए कि चार्ज सेपरेशन होना चाहिए। नो डाउट कोवेलेंट कंपाउंड है लेकिन चार्ज सेपरेशन होता है। चार्ज सेपरेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर सेम दोनों नेचर के होते तो दोनों में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बराबर से होती, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो गया क्लोरीन की तरफ, तो यहां पे चार्ज सेपरेशन हो गया है। तो आप यहां पर क्या करोगे कि इन HCl नंबर वन करके मत लिखो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इन HCl चार्ज सेपरेशन इज पॉसिबल। अब चार्ज सेपरेशन क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो शुरू में हमने आपसे कहा था कि जहां पर कोई वैसा कॉन्सेप्ट आ रहा है जैसे ये, तो वो हम आपको यहां पर एक बार रिमाइंड करा देंगे, ताकि चैप्टर वाइज तो सारे नहीं कहेंगे लेकिन ऑलमोस्ट सारे ऑब्जर्वेशन। तो आप जब चैप्टर पढ़ रहे होगे तो आपके दिमाग में ये चीज नहीं होगी कि अरे इसमें से ऑब्जर्वेशन कैसा आएगा। ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए। बाकी हमने शुरुआत में ही आपसे बोला था कि अभी हम देखेंगे क्या चीज बच रही है, उसको हम एक सेकेंड छोटा सा वीडियो बना के हम आपको वो कर देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट उस पे आते हैं हम लोग कि ऑक्सीडाइजिंग पावर increases across a period। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब हुआ कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है? नॉन मेटल। और जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, क्या हो जाएगा कि बिकॉज नॉन मेटालिक character increases across a period। बहुत सिंपल सा छोटा सा, across a period, यानी कि पीरियड के अक्रॉस नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करता है। फिर नेक्स्ट आ गया हम लोगों का इट इज डेंजरस। अब इसमें जो है टू बर्न मीथेन in insufficient supply of air। अब यहां पर देखो आपका, हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन देखते हैं बच्चा इसमें उसको याद रहता है कि मीथेन का कंप्लीट कंबशन कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, वो बायो का पूरा उठा के लिख देता है डिस्क्रिप्शन, उसको तुरंत नंबर कट जाते हैं उसके। यहां कुछ नहीं करना है आपको, बायो नहीं लगानी है। यहां सिंपल सा क्या करना है आपका कि व्हेन incomplete combustion of methane takes place पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड, बस यहां पे पॉइजनस जरूर लिखना है आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म्ड। ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं आपका
कि एल्काइंस, बस दो और बचे हैं, एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन। अब आप देखो ध्यान से, आपको यहां बट लगाना होगा क्योंकि एल्केन भी है एल्काइन भी है। और इसका सिंपल सा क्या होता है कि एल्काइंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बस बात, आपका आंसर खत्म। तो यहां क्या होगा कि बिकॉज एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इंपॉर्टेंट है इसीलिए रेड से लिख रहे हैं, विद हाइड्रोकार्बन विद ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमने आपको वो सारी चीजें बता दी जो हम लोग काउंसिल में चेक करते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, बट एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और यहां भी जब हम आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रहे थे, हमने आपसे बोला था कि बेटा यहां पे वैलेंसी सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड का रेफरेंस मत देना, तो विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बस ये की टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हम लोग का एक गिव रीजन और हो गया। अब कोशिश तो हमने करी है कि भाई सारे गिव रीजन कवर कर लें, अगर नहीं होता है तो फिर देखेंगे, क्योंकि भाई एग्जाम के ज्यादा दिन बचे नहीं है बोर्ड में आपके, तो आपको भी टेंशन है, हमको भी टेंशन है, हम भी चाह रहे हैं जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाए कवर कर दे, ताकि आप 75 to 80 के बीच में नंबर तो ले आओ, मतलब 75 और 80, 70 से 80 के बीच में, आउट ऑफ 80 की बात कर रहे हैं, नंबर ले आओ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अब यहां पर क्या है कि वाई टेम्परेचर should not be above 200 डिग्री सेंटीग्रेड इन, अब देखो ये क्वेश्चन फिर आपका दो जगह पे है, इन लैब प्रिपरेशन ऑफ। अब ये चीज आपको ध्यान देनी है, हमने दोनों चैप्टर में हमने ये चीज आपको बहुत इंफेसाइज करके बताई थी, लैब प्रिपरेशन ऑफ HNO3। अगर आपका ये क्वेश्चन SCL में आता है तो आप लिखोगे हार्ड क्रस्ट ऑफ सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड, यहां भी बुक में दिया हुआ है, लेकिन बेसिकली हम लोग मार्क्स देते हैं कि फर्दर डीकॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड टेक्स प्लेस। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड फर्दर डीकॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड टेक्स प्लेस। आप हार्ड क्रस्ट वाला रेफरेंस भी दे सकते हो, लेकिन पहले ये लिखने के बाद तो हम तो सजेस्ट करते हैं बच्चों को बेटा लिखना ही मत, हार्ड क्रस्ट वाला आप SCL में लिखना, और अबव 200 डिग्री सेंटीग्रेड के HNO3 वाले में आप क्या करना कि फर्दर डीकॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड लिख देना। अब मेरी तरफ हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, फिर अगर आपको लगता है कि अभी गिव रीजंस और छूट रहे हैं तो सिंपल सा बस एक छोटा सा कमेंट्स डाल देना कि सर मोर गिव रीजंस, तो हम और देखेंगे क्या क्या बच रहे हैं, फिर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो बना के आप अपना काम करो, हम कोशिश कर रहे हैं हम भी अपना काम करें और 100% ऑनेस्टी के साथ करें। कोई भी कहीं पर भी हम ऐसा एक बार भी नहीं चाहेंगे कि आपका कहीं पर भी कोई एक मार्क्स डिडक्ट हो। कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, बस आपको हमारे संग कोऑपरेट करना है, आपको पढ़ते जाना है और अपना प्यार कमेंट्स, लाइक्स, शेयरिंग के थ्रू देते रहना है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर मिलेंगे आपसे। टिल देन बाय बाय।